अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता 5 दिनों से हमास और इज़राइल के दरमियान में जो कशमकश जारी है उसमें तकरीबन 130 के करीब फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं और वहीं पे 8 इज़राइली यहूदियों की जान जा चुकी है। अब हम आपको ये पूरा केस अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस करके समझाएंगे कि 130 के करीब मुसलमान कैसे शहीद हो गए और जो यहूदी थे वो सिर्फ़ 8 क्यों मरे, उनकी तादाद ज़्यादा क्यों नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इज़राइल के हर शहर के ऊपर उन्होंने जो है आयरन डोम बनाया हुआ है, आयरन डोम। दूसरी चीज़, इज़राइल के अंदर ये वहाँ का कानून है कि जो रहने की हर बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल जो भी बिल्डिंग रहेंगी, जो भी मकान रहेगा, जो भी घर रहेगा, उसके नीचे आपने एक बॉम्ब शेल्टर बनाना ये कंपलसरी है एकदम। मतलब वहाँ का रिक्वायरमेंट है। वहाँ का कोई घर, कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसके नीचे बॉम्ब शेल्टर ना हो। उसके अलावा हर शॉपिंग मॉल में, हर वहाँ के जो है रोडों पे, रास्तों पे वो बॉम्ब शेल्टर जगह जगह पे बनाए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ये तैयारी करके रखी हुई है। और तीसरी चीज़, जब भी कभी इज़राइल के अंदर ऐसा महसूस होता है कि हालात बिगड़ने वाले हैं तो फ़ौरन वहाँ पे सायरन बजना शुरू होता है। और वो सायरन ऐसा होता है जो पूरे शहर के अंदर सुनाई देता है। जैसे ही वहाँ के लोग सायरन का आवाज़ सुनते हैं वो फ़ौरन उस बॉम्ब शेल्टर के अंदर चले जाते हैं, जिससे उनकी सिक्योरिटी हो जाती है। पहले तो जो आयरन डोम उन्होंने बनाया हुआ है वो बॉम्ब को गिरने ही नहीं देता शहर के ऊपर। और अगर मान लो उनको फिर भी इस चीज़ का डर है, खौफ है कि कोई एक आधा बम छूट के हमारे शहर पे गिर भी जाता है, एक आधा रॉकेट, तो उससे भी हिफाजत के लिए उन्होंने इस तरह के शेल्टर बनाए हुए हैं। वो शेल्टरों में जाके उसके अंदर पनाह ले लेते हैं, उसके अंदर वो अपने जान की हिफाजत करते हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीन का अगर हम हाल देखेंगे, गाज़ा का जो हाल अगर हम देखेंगे, गाज़ा पट्टी का, तो वहाँ पे हाल ये है कि वहाँ के लोगों को बॉम्ब शेल्टर पता ही नहीं है। और ऑलरेडी वहाँ पे जो बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हुई है वो ऐसी खस्ता हाल बिल्डिंगें हैं, यानी उनके ऊपर अगर किसी भी किस्म का अटैक होता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से कि वहाँ पे कितनी की बिल्डिंगें ऐसी है जो ज़मीन दोज़ हो चुकी हैं। अभी तक उसके अंदर से नाशें निकल रही है लोगों की। यानी 130 की शहादत का मैंने जो आपको सुनाया हूँ, ये उस वक्त तक का आंकड़ा है जब तक की नाशें वहाँ पे मिली है। पता नहीं आगे और कितनी नाशें उन मलबों के अंदर से निकाली जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि गाज़ा शहर में कहीं पर भी सायरन वगैरह कोई लगा हुआ नहीं है। यानी वहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं होता है कि कब जंग शुरू होने वाली है और कब जो है इज़राइल की तरफ से जो दागे हुए मिसाइल है वो हमारे शहर पे आकर गिरेंगे। तो वहाँ के लोगों को कुछ ही नहीं मालूम है इसके बारे में। वो बेचारे जो है आम लोग, अपने घरों में रहने वाले, और अचानक से उनके बिल्डिंग पे आके एक मिसाइल गिर जाता है। जबकि उसके कंपैरिजन में इज़राइल के अंदर ये बंदोबस्त किया हुआ है कि जैसे ही हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वैसे ही हर हर सिटी के अंदर सायरन बजना शुरू होता है, लोग अलर्ट हो जाते हैं। और वो ज़मीन पे तो आने वाले हैं ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है बॉम्ब शेल्टरों के अंदर जाके पनाह लेते हैं और फिर जो आयरन डोम बना हुआ है वो भी उसको रोक देता है। इतनी उन लोगों की तैयारी है। और यहाँ दूसरी तरफ हम अगर फ़लस्तीनी गज़ा के जो मुसलमान हैं उनका हाल देखेंगे तो ना वो बेचारों के पास में सायरन है, ना ही उनके पास में आयरन डोम बना हुआ है, ना ही उनके पास में बॉम्ब शेल्टर है, ना ही उनकी बिल्डिंगें इतनी मजबूत है कि उसके ऊपर अगर रॉकेट लॉन्च भी आकर गिरे, यानी रॉकेट लॉन्च करने के बाद में भी अगर वो आकर गिरता है तो वो बिल्डिंगें उसको बर्दाश्त कर सके। बल्कि वो तो पूरी पूरी बिल्डिंगें जो है तबाह और बर्बाद, पूरी पूरी बस्तियां उसके अंदर बर्बाद हो रही है। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़कर दूसरे बस्तियों की तरफ वहाँ से पैदल रवाना हो चुके हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में, अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ, अपने बीमारों के साथ, अपने माजूर लोगों के साथ। अल्लाह रहम का और आफ़ियत का मामला फ़रमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों,
अब हम आपको ये पूरा केस समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब हम इसके रीज़न पे गौर करेंगे, ऐसा क्यों होता है। 130 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो रहे हैं और उधर सिर्फ 8 लोग। अच्छा, हम अब वो 8 लोगों के ऊपर भी आते हैं। वो 8 लोग जो मरने वाले हैं, वो 8 लोग वो है क्योंकि वहाँ के शहरों में भी दंगे शुरू हो चुके हैं, फसादात शुरू हो चुके हैं। इज़राइल जो मुल्क है, इज़राइल के अंदर ऑलरेडी तकरीबन 30 लाख मुसलमानों की आबादी है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इज़राइल जो है वो 100% वहाँ पे यहूदी है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सारे हालात के टाइम पे जब इज़राइल बन रहा था तो बहुत सारे जो मुसलमान थे, अरब मुसलमान, वो इलाके को छोड़ छोड़ के जो दूसरे मुल्कों में जॉर्डन चले गए, सीरिया चले गए, वो बेचारे वहाँ से बाहर निकल गए या फ़लस्तीन के इन इलाक़ों में आ गए जो वेस्ट बैंक का इलाका है या गाज़ा का इलाका है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ये थी, उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे घरों को नहीं छोड़ेंगे। अब जो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारे घरों को नहीं छोड़ेंगे, वो पूरे इलाके आज भी इज़राइल में है और तकरीबन उनकी तादाद जो है 30 लाख के करीब होती है। अब यहूदियों की जो आबादी है वो तकरीबन 65 से 70 लाख के करीब है। अब मसला ये है कि मुसलमानों की भी तादाद कम नहीं है वहाँ पे, तो अब वहाँ दंगे हो रहे हैं। दंगे फसाद में पत्थरों से एक दूसरे को मार रहे हैं, या कोई यहूदी मिल गया तो उसको मारा जा रहा है। मुसलमानों पे भी अटैक हो रहे हैं, गाड़ियाँ रोक के निकाल के जो है एक दूसरे को, यानी पूरे मुल्क में अभी फ़िलहाल जो है ना वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। यानी मुल्क के अंदर ही लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं और हालात बद से बदतर बन चुके हैं। अब हम आते हैं कि एक छोटा सा वाक़या जिसने इतनी बड़ी सूरत हाल अभी इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से अभी तक 130 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है। इसी तरीक़े से ये इतने जो है रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं हमास की तरफ से, जो बारिश हो रही है आपने देखे होंगे। इसी तरीक़े से यरूशलेम के अंदर, अब मैं आपको ये केस एकदम मुख्तसर अंदाज में बताता हूँ कि पहले तो एक चीज़ हम लोग ये समझ लें, एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यानी ईमान वाले भाइयों की ऐसी है, बेचारों के पास में उतना टाइम है नहीं किताबें वगैरह पढ़ने के लिए या मुताला करने के लिए या इन सारी ख़बरों के जड़ों तक पहुँचने के लिए। उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद तो ये है कि उनको अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि मस्जिद अक़सा जो है वो 100% आबाद है, उसमें नमाज़ होती है, तरावी होती है, ईद की नमाज़, ये सारे हालात के बावजूद वहाँ पे ईद की नमाज़ हुई। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ सबसे पहले तो कि वो जो 35 एकड़ का जो एरिया है, जिसके अंदर वो जो पीला गुंबद है जिसको क़ुब्बतुस सखरा कहते हैं, और उसके अलावा जो है मस्जिद अक़सा जिसके अंदर है, वो पूरा इलाका, वहाँ पे मुसलमानों के अलावा किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। ये एक चीज़ याद रखो, सिर्फ़ वो इलाके में मुसलमान दाखिल होते हैं, मुसलमान ही इबादत करते हैं, मुसलमान ही नमाज़ पढ़ते हैं। आज भी वहाँ पे यही हो रहा है। ये हालात जो बिगड़े हैं 10 मई की रात को, जो वहाँ पर जो है कुछ ये लोग जश्न मना रहे थे यहूदी, उनके और वहाँ पे जो मौजूद मुसलमान थे उनके दरमियान में कुछ एक दूसरे के ऊपर पथराव हो गया। वो पथराव की वजह से थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई, और कशीदगी बढ़ने के बाद में वो मामला वहाँ क्या वहीं, यानी पुलिस और मस्जिद अक़सा में जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, ये सिर्फ़ उनके दरमियान का वाक़या था। अब ये वाक़या वहाँ क्या वहीं ख़त्म हो सकता था अगर जो नमाजी है वो भी अपनी जगह थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मामला करते और उनके अलावा पुलिस को अवॉइड करते, उनको इग्नोर करते, या ये सोचते कि जो इज़राइली भी वहाँ पे बाहर जमा हुए थे, जो लोग वहाँ पे जो है जश्न मना रहे थे, वो उनका कोई डे मना रहे थे। अगर ये अंदर के लोग ये सोच के उनको अवॉइड करते, नज़रअंदाज करते, भाई अपने को क्या लेना देना है, वो अपनी इबादत कर रहे हैं, वो अपना जश्न बाहर के हिस्से में मना रहे हैं, हम अपना काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हादसा इतना नहीं बढ़ता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुआ? प्रॉब्लम पैदा हुआ हमास ने डायरेक्ट यरूशलेम के ऊपर जो है सबसे पहले रॉकेट लॉन्च कर दिए। यरूशलेम के ऊपर रॉकेट दागने के बाद में फिर इज़राइल ने जो है गाज़ा के ऊपर रॉकेट दागे, फिर उन्होंने वापस से तिल अबीब के ऊपर दागे। मतलब ऐसा हो गया कि हमास ने इज़राइल को उकसाया, और उसके बाद में फिर दोनों की तरफ से जो कशमकश शुरू हुई, तो उसमें ये 130 और पता नहीं अभी और कितनी नाशें निकलेंगी, ये लोग शहीद हो चुके हैं, और वहीं पे 8 जो यहूदी थे उनकी भी जान जा चुकी है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो हमारे नादान मुसलमान हैं, जो हमास के जो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं,
वो उसके अपने वीडियो स्टेटस रख रहे हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर वो वीडियो रख रहे हैं और इतना खुशी मना रहे हैं उसके ऊपर। उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब इज़राइल जो है वो पूरी तरह से रेज़ा रेज़ा हो गया, अब तो बस इज़राइल ख़त्म ही हो गया। उन नादानों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमास खुद एक इज़राइली संगठन है, हमास खुद एक इज़राइली ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये पॉलिटिक्स मुसलमानों को पता नहीं है, मुसलमानों को मालूम ही नहीं है उसकी जड़। और मैं आपको साबित करके बताता हूँ। अगर आपको ये चीज़ को समझना है तो देखिए, मैं अपने वीडियो के ऊपर ये नक्शे सब साथ में जोड़ दूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको जो फ़लस्तीन का नक्शा है उसके अंदर एक चीज़ ये समझना पड़ेगी कि ये पूरा इज़राइल का नक्शा है, उसमें दो तरफ जो है फ़लस्तीन का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। एक तरफ जो है उसको वेस्ट बैंक कहते हैं, जिसमें यरूशलेम है, जिसमें रमल्ला है, जिसके अंदर और भी उसके अंदर थोड़े थोड़े हिस्से जो है इज़राइल के भी है। इसी तरह से दूसरा जो हिस्सा है गाज़ा पट्टी का, वो पूरा क्या पूरा ग्रीन है, वहाँ पे कहीं पे भी जो है यहूदियों की कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन ये जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है ये पूरा क्या पूरा जो है आपको यहाँ पे फ़लस्तीनी मुसलमान नज़र आएंगे। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया हूँ, कि जो इज़राइल आज है, आज उसकी जो ऑफिशियल आबादी है वो तकरीबन 85 से 90 लाख है, जिसमें मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 25 से 30 लाख के करीब है। अब मान लो अगर 30 लाख मुसलमान ऑलरेडी आज के इज़राइल में मौजूद है, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे तकरीबन 35 लाख मुसलमानों की आबादी है। गज़ा का जो इलाका है वहाँ पे 25 लाख मुसलमानों की आबादी है। अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहूदियों की आबादी को अगर हम 65 लाख भी पकड़ते हैं, और उसके बाद में जो मुसलमानों की आबादी ऑलरेडी इज़राइल में है वो 30 लाख, उसके बाद वेस्ट बैंक के 35 लाख, दोनों को मिला के 65 लाख हो गए। गज़ा के 25 लाख को अगर आपने मिला लिए 65 के अंदर, तो ये 25 को अगर आप 65 में मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 90 लाख। यानी आप सोचो, एकदम कॉमन सेंस की बात है कि तीनों इलाक़ों में आज भी मुसलमानों की अक्सरियत है। आज भी फ़लस्तीन के अंदर भी और इज़राइल में भी जो यहूदियों की आबादी है उससे आज भी अक्सरियत होती है मुसलमानों की। अब इज़राइल, जिस इज़राइल ने इतने बड़े इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया, पूरे के पूरे जो है ये सारे इलाक़ों को अपने कब्ज़े के अंदर उसने ले लिया, उसके अलावा सीरिया के कुछ इलाके भी इज़राइल ने जो है 1968 की जंग में अपने कब्ज़े में ले लिया था। मिस्र के भी कुछ इलाके अभी तक उसके कब्ज़े में हैं। सीरिया ने आज तक जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं वो अभी तक इज़राइल के कब्ज़े से छुड़ाया हुआ नहीं है, वो आज भी इज़राइल के कब्ज़े में है। वो इज़राइल इतना ताकतवर है। अभी मैंने साथ में एक और नक्शा जोड़ा हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं उसकी नेवी की कितनी बड़ी ताकत है, उसकी जो फ़ौज है उसकी कितनी बड़ी ताकत है, उसकी तमाम जो आर्मीज़ की जो किस्में होती है, हर तरह की अगर आप उसकी आर्मी को देखोगे, हर तरह से वो इतना ताकतवर है। उसका जो डिफेंस पावर है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसका जो मोसाद, जो उसका जासूसी सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका, वो पूरी दुनिया के अंदर पहले नंबर पे है। आप मुझे बताओ, वो गाज़ा सिटी जो बिल्कुल लक्कर है, वो यानी वो गाज़ा सिटी जो है बिल्कुल इज़राइल कभी भी चाहे तो वो गाज़ा सिटी से ये जो हमास के जो लोग हैं उनको कैप्चर कर सकता है। उसको 1 घंटा भी नहीं लगेगा ये हमास के पूरे ठिकानों को बर्बाद करने के लिए, और ये हमास के जितने लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, और हमास के जितने हथियार हैं उनको निकालने के लिए। क्योंकि गाज़ा जो है, गाज़ा अभी मैं आपको अभी करंट पोजीशन बताता हूँ। ऑलरेडी कल का पूरा दिन इज़राइल के जो ये है, इज़राइल के जो टैंक्स वो पूरे के पूरे गाज़ा में दाखिल हो चुके हैं, और गाज़ा की जो सिविलियन बिल्डिंगें हैं, बस्तियां हैं, वो उनको तोड़ रहे हैं। आर्मी पूरी का पूरी जो है गाज़ा में दाखिल हो चुकी है। तो मुझे आप बताओ, इज़राइल 1 घंटे में हमास को, उसके ठिकानों को, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। क्योंकि आप एक चीज़ और ये भी देखो, इस नक्शे में अगर आप देखेंगे ये हरी पट्टी जो है गाज़ा की, इसको आप देखेंगे तो इसको कहीं से किसी का बॉर्डर नहीं है। क्योंकि एक तरफ से जो इजिप्ट का बॉर्डर है वो मिस्र ने पूरी तरह से बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ से चारों तरफ से इसको सिर्फ है तो इज़राइल ही है। फिर इनके पास में ये मिज़ाइल कहाँ से आ रहे हैं, इनको ये मिज़ाइल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। अब मैं आपको वो पूरा पॉलिटिक्स बताता हूँ जिसकी वजह से
इज़राइल ख़ुद हमास को अपने शहरों पे हमले इसलिए करने लगाता है ताकि वो बदले की कार्रवाई कर सके, और बदले की कार्रवाई में जो आम सिविलियंस है, आम वहाँ के आम मुसलमान हैं, उनके घरों को बर्बाद कर सके, उनकी आबादियों को ख़त्म कर सके, ताकि मुसलमानों का परसेंटेज कम हो सके। क्योंकि मैं आपको रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, जब 2014 में भी ऐसे ही 50 दिनों तक लड़ाई चली थी, 2014 में भी इज़राइल और गाज़ा दोनों के दरमियान में जो है 50 दिनों तक जो लड़ाई चली थी, वो 50 दिनों की लड़ाई का हासिल ये हुआ था, तकरीबन 1500 मासूम फ़लस्तीनी उसके अंदर शहीद हो गए थे। आम सिविलियन जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताओ, 1500 लोगों की उसके अंदर शहादत हुई, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और अभी भी इज़राइल जो हमले कर रहा है, वो हमास को 1 घंटे में पकड़ के पूरी तरह से उनका सफाया कर सकता है। उसके बावजूद भी जो आम सिविलियन से, आम लोगों की जो इमारतें हैं, आम लोगों के रहने के जो घर है, वो तोड़ के बर्बाद किए जा रहे हैं। अभी उनके पूरे टैंक कल दिन भर जो है वो गज़ा के अंदर दाखिल हुए हैं। इसी तरह से उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इन गज़ा में रहने वाले, जो गज़ा के अंदर जो तकरीबन 25 लाख मुसलमान आबाद है, और इसी तरीके से जो वेस्ट बैंक में 35 लाख है, इनका हरासमेंट किया जाए, इनको मेंटली इतना डिस्टर्ब किया जाए कि ये घबरा के ना इज़राइल में रहे ना फ़लस्तीन में रहे, बल्कि भाग जाइए आजू बाजू में जो जॉर्डन है, जो लेबनान है, जो सीरिया है, या ऐसे मुल्कों में जाके पनाह ले। इन्होंने ये मुल्क छोड़ देना। तो जब ये लोग, इनकी आबादी कम होंगी, उसके बाद फिर हम इन पर कब्ज़ा कर लेंगे। मुझे आप बताओ, चलो, जिस इज़राइल ने पूरे मुल्क पे कब्ज़ा किया, क्या वो इज़राइल ये बस्तियों पे कब्ज़ा नहीं कर सकता? वेस्ट बैंक के ऊपर, गाज़ा के ऊपर कितना टाइम लग रहा उसको? लेकिन जानबूझ के इसलिए नहीं करना है। अगर ये बस्तियों को भी हमने इज़राइल में शामिल कर लिया तो फिर मुसलमानों की आबादी हो जाएंगी 90 लाख, इनकी आबादी है 65 से 60 लाख। फिर उसके बाद में वहाँ तो इलेक्शन होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। फिर उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि मुसलमानों को अक्सरियत मिल जाएंगी। इसलिए इनको अभी ये इलाक़ों को अपने अंडर में नहीं लेना है, गाज़ा को भी लेना है, वेस्ट बैंक को भी लेना है, लेकिन पहले वहाँ के जो रहने वाले मुसलमान हैं उनसे वो बस्तियों को खाली कराना है। ये है इज़राइल का पूरा पॉलिटिक्स। तो मुसलमानों, समझो इसे, अल्लाह के वास्ते समझो। वो नादान मुसलमान हैं जो तुमको अफ़ीम जो है ना, नशे की अफ़ीम तुमको पिला रहे हैं, जो इस तरीके के वीडियो बना कर हमास ने ऐसा कर दिया, हमास ने वैसा कर दिया। और कुछ हमारे नादान मजहबी रहनुमा भी हैं जिन्होंने तो ऐलान कर दिया कल ईद के बयान के अंदर कि मैं तुमको फ़लस्तीन के कामयाबी की खुशखबरी भी सुना देता हूँ। यानी उनको ये 130 जनाजे नज़र नहीं आ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने फ़लस्तीन के कामयाबी का जश्न मनाना भी शुरू कर दिए। अल्लाह ताला हमारे ऐसे रहनुमाओं को भी जो है हिदायत अता फ़रमाए और हकीकत पर मबनी, हकीकत पर, अरे हकीकत, जो हकीकत है ना वो बयान करो, अफसानवी बातें मत सुना उम्मत को। मुसलमान जो आज तक गुमराह हुए हैं, मुसलमान आज तक जो पिछड़े हुए हैं, ऐसे ही रहनुमाओं की वजह से, जिन्होंने कौम को लॉजिकल लाइफ से और प्रैक्टिकल लाइफ की बजाय इनको जो है ख्वाब ख़यालात की ज़िंदगियों में, इनको एक मैजिकल ज़िंदगी, यानी हमेशा इनको भरम के अंदर रखा और उसी भरम के चक्कर के अंदर मुसलमान बर्बाद होते गए। हमने प्रैक्टिकल को कभी भी फेस नहीं किया। हकीकत क्या है? तो हकीकत ये है कि 130 फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं। हकीकत ये है कि जो हमास, जिसके लिए दुआएं हो रही है और जिसके ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं आप लोगों को सिर्फ नशे का अफ़ीम पिलाने के लिए, वो खुद एक यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि मैंने बताया, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा इज़राइल को उसको कैप्चर करने के लिए, लेकिन जानबूझकर उसके ज़रिए से उसको मुसलमानों की आबादी कम कराना है। जब मुसलमानों की आबादी कम होंगी, खुद ब खुद उसको मुफ्त में ये सारे इलाके मिलेंगे। क्योंकि अगर अभी वो कब्ज़ा करता है, अभी उसको कब्ज़ा करने में 1 दिन भी नहीं लगेगा, ना गज़ा पे कब्ज़ा करने में, ना वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने में। लेकिन अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो ये सारी मुसलमान जो बस्तियां और आबादियां वहाँ पर है, उनको सिटीज़नशिप देना पड़ेंगे। फिर वो इज़राइल के ऑफिशियल जो है सिटीज़न होंगे, जिसकी वजह से तकरीबन 90 लाख उनकी आबादी हो जाएंगी, उनको मेजॉरिटी मिल जाएंगी। ये सारे पॉलिटिक्स को समझो मेरे मुसलमान भाइयों, ईमान वाले भाइयों। थोड़ा सा जो है ना स्टडी का, मुताला का अपना जो है एक मिजाज बनाओ। ये सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखकर अनऑफिशियल सिर्फ अपने वीडियो को पॉपुलर करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं
आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और बहुत से हमारे मजहबी रहनुमा भी, अल्लाह उनको भी जो है फ़हम और बसीरत अता फ़रमाए, उम्मत की सही रहबरी। मैं भी अगर चाहूँ ना, मुझे भी अगर पॉपुलर बनना है और मुझे भी अगर आपको नशे की गोली खिलाना है और आपको नशे का अफीम पिलाना है, मैं भी बोल सकता हूँ। और मैं भी जो है इस तरह की ऐसी बातें कर सकता हूँ जिसकी वजह से यानी कौम के अंदर एक जोश पैदा हो जाए, जज्बा पैदा हो जाए, मगर मेरा वो मिजाज नहीं है। और ना ही उसके लिए मैंने ये यूट्यूब का चैनल अपना जो है इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए या मेरे वीडियोस को लाइक मिल जाए। और ना ही मैं कभी उसका ऐलान करता हूँ और ना ही कभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, कि वो मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ है आपको एजुकेटेड बनाना, आपको तालीम याफ्ता बनाना। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह करने से और मिस नॉलेज आपको जो दे रहे हैं उससे आपको बचाना। इसीलिए हम इसी पे मेहनत कर रहे हैं कि याद रखो, स्टडी करो, स्टडी। कोई भी चीज़ अंधे बहरे बनकर मत जो है उसके ऊपर यकीन और भरोसा करो। और यही इस्लाम की हमको तालीम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है, सुनी सुनाई बकवास जो है वो लोगों के सामने बयान करता फिरे, सुनी सुनाई। कोई उसका जो है, कोई उसका ऑथेंटिक आपके पास में लॉजिकल फैक्ट नहीं है, कोई आपके पास में उसका प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। बस खाली कौम के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा करने के लिए जज्बाती बयानें और जज्बाती तकरीरें और जज्बाती मज़ामीन लिखे जाए और जज्बाती वीडियो बना के डाले जाए। ये सिर्फ उम्मत को गुमराह करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही बसीरत अता फ़रमाए, हमारे जहनों को अल्लाह ताला ओपन करे, खोले, और हमको ये सारा जो पॉलिटिक्स जो चल रहा है उसका फ़हम अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह हमारा अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे मस्जिद अक्सा और उसके अतराफ़ का जो पूरा इलाक़ा है, फ़िलहाल उसकी क्या नौइयत है, उसकी क्या कंडीशन है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।